जाति, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो, यह देखने के लिए ही यह जो अभी रेगुलेशन आया है, अभी आपने चर्चा किया कि रोहित वेमुला का जो घटना है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर किया था। छात्रों को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है, छात्र राजनीति को एकदम कुचल दिया गया। 90% भाजपा जो है वो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़ी है। सिर्फ एक इसमें त्रुटि है, वो त्रुटि है कि आप सीधे कहिएगा कि भाई सवर्ण लड़का जो है ये हमारे साथ ऐसा किया है, तो वो मान लिया जाएगा। इसको कम से कम जांच के दायरे में लाकर और तब उसको पनिश किया जाए कि ये है दोषी कि नहीं दोषी। राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको छोड़ दिया गया है, आपस में मतलब जातियों के बीच विवाद करने के लिए, जातियों में विभेद पैदा करने के लिए, समाज में बिखराव पैदा करने के लिए। दलित, महादलित और शोषित लोग जो हैं, जिनका कहीं ना कहीं बच्चे को कहीं अपहरण हो जाता है, कहीं उसका हत्या हो जाता है, कहीं शिक्षा संस्थान में नहीं जाने दिया जाता है। ये आर्थिक रूप से कमजोर कौन है? उसमें सवर्ण है कि नहीं है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया है कि नहीं दिया है? तो सवर्ण विरोधी कैसे हो गया? क्या कि उद्देश्य में तो नहीं कह रहा है कि साहब सवर्णों को छांट दिया गया। अगर छांटना रहता तो आर्थिक रूप का जिक्र नहीं होता, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, अनारक्षित वाला भी हो सकता है और आरक्षित वाला भी हो सकता है। तो ये सवर्ण विरोधी नहीं है, पहली बात। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। यूजीसी एक बार फिर से जो है वो पूरी चर्चा में घिरी हुई है और चर्चा है इसके नए जो कानून लाए हैं, इसने नई नीति जो बनाई है उसी बात को लेकर। नीति है इक्वालिटी के लिए, यानी सबको समता का अधिकार देने के लिए, किसी के खिलाफ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस चीज़ के लिए। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है और इसको सवर्णों के खिलाफ क्यों बताया जा रहा है? अगर देखा जाए तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इसके ऊपर आपको दे दूं तो रोहित वेमुला और पायल तडवी, ये दोनों जो छात्र थे, दलित छात्र थे, इन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। और रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, माई बर्थ इज़ माई फेटल एक्सीडेंट, यानी मेरा जन्म लेना ही सबसे बड़ी दुर्घटना है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और जोशी कमेटी का गठन किया गया। और उसके बाद किस तरह से इस पूरी एक नीति को लागू किया गया कि किसी भी पिछड़े छात्र को, छात्रा को, कर्मचारी को यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे किसी भी तरह के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो आखिर ऐसा इसमें क्या हो गया कि ये सवर्णों के खिलाफ हो गया? और इसके बारे में इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है कि कुमार विश्वास, जो कि अभी हमारे देश के वर्तमान के सबसे प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने भी आज एक स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र की कविता को कोट करते हुए लिखा कि चाहे तिल ले लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। और उसके बाद से ये विवाद जो है वो अलग अलग मुद्दों से गर्माता जा रहा है। और इसी विषय पर अपनी विशेष टिप्पणियाँ रखने के लिए आज हमने स्टूडियो में जिन मेहमानों को बुलाया है उनमें हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ में हैं आनंद कौशल, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और साथ में है रविंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय कुमार शाही जी, फेकूराम जी हैं जो कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जो आरजेडी से हैं उनके पास ही जाते हैं और जानते हैं उनसे कि ये जो नीति बनी है इस पर आपका क्या? जहाँ तक यूजीसी का सवाल है, ये जो कमीशन है, ये कमीशन शैक्षिक संस्थाओं में हायर एजुकेशन को कैसे ठीक से नियंत्रित किया जाए, कैसे शैक्षिक माहौल अच्छा बन सके और देश में अच्छे से अच्छे हमारे नौजवान शिक्षित होकर उच्च पदों पर आ सकें, वैसा शैक्षिक माहौल बनाने के लिए यूजीसी का गठन किया गया था, जो कि इसको नियंत्रित करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और उसी के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं कि हायर एजुकेशन में को किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि वहाँ किसी भी तरह की असमता विषमता की स्थिति नहीं हो, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो। यह देखने के लिए ही यह जो अभी रेगुलेशन आया है, अभी आपने चर्चा किया कि रोहित वेमुला का जो घटना है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर किया था।
तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और बहुत लंबा नहीं करते हुए हम संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बनाए गए थे, उसमें बिहार से हमारे पटना के सांसद भी मौजूद थे। उस कमेटी ने ये कहा कि हायर एजुकेशन में जो दलित छात्र हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इवन जो प्रोफेसर्स हैं, उनको उत्पीड़ित किया जाता है और जिसके कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं और शैक्षिक माहौल गड़बड़ होता है। तो ये पहले की बात है। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जिसने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि मात्र दलितों के साथ ही नहीं, पिछड़ों के साथ भी इस तरह के उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते उसमें SC ST के साथ OBC को भी जोड़ा गया है। और ये जो विवाद है, उस विवाद का हम समझते हैं कि मुख्य कारण उसमें OBC को जोड़ना है और वह एक राजनीतिक उद्देश्य से इसको लाया गया है। चूँकि मोदी सरकार या भाजपा या NDA ये सवर्णों की पार्टी है, जो प्रगतिशील सवर्ण है, निश्चित रूप से समाजवादी भी हैं। सबको हम नहीं कह सकते कि वे अंधभक्त हैं और भाजपा के ही हैं। प्रगतिशील जो सवर्ण हैं वे अन्य पार्टियों में भी हैं। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं, इनका ये जो विरोध आया है, इस जो 13 जनवरी को जो नोटिफिकेशन हुआ है और 15 जनवरी से जो UGC ने इसको लागू किया है, इस पर जो विरोध का स्वर जिस कवि की नाम लिया अपने सवर्ण के नाम पर, या जो चैनल में जो सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा प्रदेश और देश में के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगरों को, सभी अग्र नहीं, जो अवैध अधिकार के तहत जो गलत करके अपना मनमानी दादागिरी किया करते थे, उन्हीं को दिक्कत है। जो प्रगतिशील अग्र थे या हैं, उनको इस कानून से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कानून का शिकार वही होगा जो गलत करेगा। लेकिन अगर गलत हम नहीं करते हैं तो इस कानून से या किसी भी तरह का कानून बनाया जाए, उससे क्या डर है। इस तरह का कानून तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाहर, यूनिवर्सिटी एरिया के बाहर भी है कि अगर कुछ होता है तो उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। लेकिन एक शैक्षिक माहौल को ठीक करने के लिए यह चीज़ लाया गया है, तो किसी भी रूप में सवर्णों के खिलाफ नहीं है, यह किसी भी रूप में। तो जो यूथ कांग्रेस के हैं आनंद कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन क्या है इस पर? मैडम, अभी ये जो है ना, देश में प्रधानमंत्री जिनको हमने मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं चुना, वो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। मीडिया, कुछ मीडिया मोदी जी की पूजा कर रही है और शंकराचार्य को पूजा करने से रोका जा रहा है। उसी तरह अगली कड़ी में मैं आ रहा हूँ कि छात्रों को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। छात्र राजनीति को एकदम कुचल दिया गया। 90% भाजपा जो है वो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़ी है। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसमें RSS के लोग कैसे बैठाए जाने हैं, उसके लिए उसमें आराम से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें तानाशाही। दिग्विजय सिंह RSS नहीं, दिग्विजय की अध्यक्षता नहीं, बहुत सारी अब ऐसे तो इलेक्शन कमिश्नर भी चुनते हैं, उसमें भी राहुल गांधी सदस्य हैं, तो कैसे चुन रहे हैं अभी वो लंबी बहस में चले जाएंगे। वो छोड़ दीजिए, क्या हम लोग की अभी वैल्यू है संसद में, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। तो इस वजह से कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपना वर्चस्व बनाए, और वहाँ के लोकल, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो वाइस चांसलर, यहाँ के जो प्रोफेसर्स और HODs होंगे, यहाँ के छात्र होंगे, वो मिलकर तय करें कि यहाँ की कैसी होनी चाहिए शिक्षा नीति, कैसी, यहाँ की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, कोर्सेज क्या होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने का जो चल रहा है ना, उसी में ये जानबूझ के एक जोड़ दिया गया है, ताकि जो अभी लड़ाई है बहुत सा, जैसे टैरिफ का चल रहा था, सेंट्रलाइज्ड कहाँ है, हर एक यूनिवर्सिटी में बनेगा ऐसा स्क्वाड। तो आप ये स्क्वाड, मैंने बोला क्या कि और जो आ रहे हैं कि सेंट्रल की उसमें इक्विटी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सो पहले स्टेट पे बोझ डाला जाएगा कि नहीं आप ज़्यादा पेमेंट करेंगे, उसमें सेंट्रल की जो पहले से फंडिंग्स आ रही थी उसको रोकने। एक बात बताइए, चलिए आपको मुद्दे पे खींचती हूँ कि सवर्णों के खिलाफ कहा जा रहा है इसको, आपको क्या लगता है, क्या ये जो नीति लाई गई है ये सवर्णों के खिलाफ है या नहीं? देखिए, अगर इसका दुष्प्रयोग होता है, जैसे सवर्णों के खिलाफ नहीं, दलितों के साथ सालों से, दलितों महिलाओं के साथ सालों से, सैकड़ों वर्षों से अत्याचार होता आया है, उसको रोकने के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी है, छात्र है, मासूम होते हैं। मैं खुद जब यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, तो मेरे साथ एक लंच बॉक्स में खाने वाला बस उसका नाम जानता था कि ये अभिषेक है या कुछ है, नाम से अगर पता हो जाए तो क्योंकि धर्म ही पता चल सकता है, जाति तो नहीं पता चलती है हमारे हिंदू समाज में, तो हमको पता नहीं चलता था।
मैं ये कहूंगा भाजपा को कम से कम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को छोड़ दो, शिक्षा का मंदिर है उसको छोड़ दो, उसको मत बांटो। तो अगर उसका दुष्प्रयोग होता है अगेंस्ट एनी कास्ट, मैं कह रहा हूं कि अगर दलित महादलित और ये सब बराबर है, दलित महादलित अगर एक कम्युनिटी है तो जनरल भी एक कम्युनिटी है, तो किसी को टारगेट ना किया जाए उस माध्यम से। उसके लिए एक आना चाहिए था कि गलत अगर आरोप लगाते हैं, हाँ गलत किसी के साथ भी होगा, क्योंकि सबके साथ होता है, हम बिहारी हैं, बिहारियों के लिए होता है गलत, तो हर चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के रविंद्र प्रसाद सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि सवर्णों के खिलाफ कहा जा रहा है इस नीति को, आप नहीं, इस बिल का हम स्वागत करते हैं और ये सवर्णों के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक इसमें त्रुटि है। वो त्रुटि है कि आप सीधे कहिएगा कि भाई सवर्ण लड़का जो है ये हमारे साथ ऐसा किया है तो वो मान लिया जाएगा। इसको कम से कम जांच के दायरे में लाकर और तब उसको पनिष्ड किया जाए कि ये है दोषी कि नहीं दोषी। बाकी सारा बिल सही है, उसमें हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं अजय कुमार शाही जी, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं आप। देखिए, जहाँ तक जाति में विभेद की बात है या जाति को प्रताड़ित करने की बात है एक दूसरे के द्वारा, इसके लिए कानून पहले से बना हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी स्तर पर इस तरह की बात होती है तो उसको ऊपरी स्तर से उसकी जांच करा करके उसको कानून के दायरे में लाया जाए, इसलिए यूजीसी ने इसको लाया। लेकिन अब उसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें मतलब एक तरफ ही मतलब जैसे छोड़ने की बात है कि सवर्णों को उसमें छोड़ दिया गया, तो क्यों ये पक्षपात जो है वो हमको लगता है कि राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको छोड़ दिया गया है, आपस में मतलब जातियों के बीच विवाद करने के लिए, जातियों में विभेद पैदा करने के लिए, समाज में बिखराव पैदा करने के लिए। तो इस मुद्दे को थोड़ा सा और लचीला बनाया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए। मेरा ये विचार है, सरकार से ये अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पेकू राम जी जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी में ही हैं और पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये अब जातियों में जो है बंटवारा करने का प्रयास करे इस नीति के तहत। देखिए, जातीय में बंटवारा करने की बात नहीं है। ये जो अभी आपका यूजीसी जो उच्च शिक्षण संस्थान के बना है, जिसमें खास करके दलित, महादलित और शोषित लोग जो हैं, जिनका कहीं ना कहीं बच्चे को कहीं अपहरण हो जाता है, कहीं उसका हत्या हो जाता है, कहीं शिक्षा संस्थान में नहीं जाने दिया जाता है, इसके लिए एक सभी दलित महादलित में एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी देख रेख करके सरकार को देगी कि ये गलत नहीं हो, जब गलत होगा तो उसका विरोध करेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। हमारे जो प्रोफेसर है अरुण कुमार सिंह, उनसे जानना चाहेंगे और उनसे एक ओपिनियन हम आपसे लेना चाहेंगे कि इसको कहा जा रहा है कि सवर्णों को छांटा नहीं गया है, वो सवर्ण इससे डर रहे हैं जो गलत करते थे। देखिए, ऐसा है कि इस चैनल पर ही हम इसके पहले भी बात रख चुके हैं और हमने ये जो सोशल मीडिया है इसमें इसके जो दुष्परिणाम हैं वो तो भोगना है, पूरा दुनिया भोग रही है और देश तो भोग ही रहा है। बिना पढ़े हुए, बिना जानकारी लिए हुए लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ और वो क्या है, उसका उद्देश्य है। सब किसी भी चीज़ को जब कोई भी कानून बनता है तो उसके उद्देश्य होते हैं। मैं उद्देश्य को ही सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये किसके खिलाफ है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, दिव्यांग जनों अथवा इनमें से कोई। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर कौन है? उसमें सवर्ण है कि नहीं है? आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया है कि नहीं दिया है? तो सवर्ण विरोधी कैसे हो गया? क्या कि उद्देश्य में तो नहीं कह रहा है कि साहब सवर्णों को छांट दिया गया। अगर छांटना रहता तो आर्थिक रूप का जिक्र नहीं होता, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, अनारक्षित वाला भी हो सकता है और आरक्षित वाला भी हो सकता है। तो ये सवर्ण विरोधी नहीं है, पहली बात। अब कहाँ पर मामला है? तो अब जाति को क्लियरफाई किया गया है, जैसे धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान। अब देखिए, जन्म स्थान के आधार पर बिहार के आप हैं, महाराष्ट्र में आपको मारा जा रहा है, सवर्ण भी उसमें आता है। अगर मान लीजिए हम बम्बे के यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हुए हैं और वहाँ हमको बिहारी कह के गाली दिया जा रहा है, किसी के साथ भी होगा, तो उसमें सब लोग हैं। अगर धर्म के आधार पर हो रहा है, इसीलिए क्या किया उसने, फिर उसने तीसरा ग में क्लियरफाई किया कि हम जाति को अब क्लियरफाई। अब देखिए, यहीं पर थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा चिंता का विषय है। क्या कह रहा है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ, यानी अर्थ बता रहा है।
पहले ऊपर उद्देश्य में बता दिया जाति, अब अर्थ बता रहा है। उसमें कह रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी के लड़के को अलग कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको जातिगत रूप से प्रताड़ना न हो, इसलिए उसको क्लैरिफाई कर। तो आप अगर कहीं पर जो अनारक्षित कोटि के लोग हैं उनको यहीं पर ऐसा हमको लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रही है कि हम इसमें से छूट रहे हैं, मतलब हम ही टारगेटेड हैं। अरे भाई, आप अगर टारगेटेड हैं तो आपको तो पूरा मिला हुआ है जगह कि आप उस पर जो है सो कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए थाने बने हुए हैं, उनके लिए कानून बना हुआ है। तो वो जो ये जो विश्वविद्यालय के स्तर पर जो इतने लंबे प्रोसेस में हो जाएंगे, चूँकि बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका, मैं समय के अभाव में उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, वो थाना में क्यों नहीं चले जाएंगे और थाना में जाके तुरंत जाके वो एफआईआर करेंगे, वो पकड़ के वो छात्र हो, शिक्षक हो, वो फैकल्टी का मेंबर हो, वाइस चांसलर हो, जेल में चले जाएंगे वो। तो फिर क्यों जो है सो इस प्रोसेस में आने जाएगा? ये सिंपल है कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें एक सद्भाव का वातावरण बना रहे, क्योंकि वहाँ सब प्रबुद्ध लोग हैं। अब प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन प्रबुद्ध रहते हुए भी, चूँकि प्रबुद्ध हैं तब तो एमए पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको भी देखा गया कि कहीं कहीं पर ऐसा आप हल्के ढंग से बोल देते हैं, तो हल्के ढंग से बोल के भी किसी को चोट पहुंच सकती है। तो उसको एक जस्ट रेगुलेट करने के लिए रैगिंग से थोड़ा सा ऊपर का चीज़, रैगिंग के लिए अलग नियम बने हुए हैं, उससे अलग चीज़ बनाया गया हुआ है। और ये जो हाई तोबा है, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। यहाँ भी तो सब पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने ढंग से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई तो पढ़ा नहीं है इसको ठीक से। अगर कोई पढ़ के आवे, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं हल्के ढंग से, हल्के ढंग से हम लोग नहीं पढ़ते। हम डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी के पास आते हैं, और अगर हम देखें तो सब इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि सवर्णों के खिलाफ नहीं है, हाई तौबा मचाने की ज़्यादा बात हो रही है। आपकी बातें भी लगभग ऐसी थी कि ओबीसी को डाल देने की वजह से हाई तौबा ज़्यादा मच रहा है। अब क्या? सबसे पहले हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई पढ़ के नहीं आया है। सबसे बड़े विद्वान वही हैं और वही पढ़ के आए हैं। नहीं, बाकी लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही आ गया है डिबेट में। हम इस बात का विरोध करते हैं। बहुत विद्वान हो सकते हैं चूँकि प्रोफेसर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अनपढ़ बैठा है और बिना अध्ययन के आया है। अगर उनको डिबेट करना हो तो अलग से किसी भी मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन हम यहाँ आना चाह रहे हैं कि यह जो नियम बना है, हरिजन थाना बना हुआ है, लेकिन एक थाने में एफआईआर करने के लिए, दिन के उजाले में हम लोग जैसा आदमी अगर एफआईआर करने के लिए जाता है तो क्या स्थिति बनती है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक विद्यार्थी, एक टीचर, एक रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी कैंपस से अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह हरिजन थाने में जाकर अपना वहाँ एफआईआर दर्ज कराए। हरिजन थाना हो जाने से हरिजनों का वो समर्थक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थाने में जो लोग स्थापित हैं उनको हरिजन और दलित से मतलब नहीं है, उनको पैसा से मतलब है। और आज जो बिहार की स्थिति है और देश की स्थिति है, वह एफआईआर पैसे के आधार पर होता है, नहीं तो 10 दिन लौटाया जाता है। तो 10 दिन अगर छात्र लौटा रहा, रिसर्च स्कॉलर अगर हरिजन थाने का चक्कर लगाता रहा, प्रोफेसर अगर 10 दिन लगाता रहा, तो शैक्षिक जो कार्य है उससे वो कैसे जुड़ा रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट में, चूँकि आपके पास भी समय कम है, मैं यही कहना चाहूँगा कि यह भाजपा की सोची समझी योजना के तहत इसे प्रायोजित किया गया है। भाजपा के जो लोग हैं, अभी 10 लोगों ने कहीं रिजाइन किया है कि भाजपा ये है वो है, और एक भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भाजपा ये कह सके कि हम अपने लोगों के दबाव के बावजूद भी एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये किया है। इसलिए एससी एसटी और ओबीसी का वोट फेच करने के लिए, अपने पार्टी के साथ जोड़ने के लिए यह एक प्रयास है। अदरवाइज कहीं भी ये सवर्ण समाज के लोग 97% यूनिवर्सिटी में हैं, मात्र 3% लोग एससी एसटी या ओबीसी के हैं। तो जहाँ 97% सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके साथ क्या स्थिति होती है? वीसी आज कौन है यहाँ? प्रिंसिपल कौन है? मतलब ये कि चूँकि स्थिति एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की सवर्णों से कुछ अलग है, और वो एक खास ठीक ठाक माहौल में शिक्षा मैंने ग्रहण कर सकें, इसी उद्देश्य से यह जो पार्लियामेंट्री कमेटी है शिक्षा की,
उसमें दिग्विजय सिंह चेयरमैन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भाजपा के लोग नहीं थे, मेजॉरिटी में भाजपा के लोग थे। तो वहाँ जो चर्चा हुई है, इस बात को कबूल किया गया कि SC ST के साथ साथ OBC को भी इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि रविशंकर OBC के समर्थक हैं, वो उनको सवर्णों का वोट मिलता है, OBC का बहुत कम वोट मिलता है। इसलिए राजनीति इस बात का है कि हंगामा क्रिएट करा के दोनों पक्षों को रोड पर लाया जाए और तब ये मामला शांत करा के मोदी जी कह सकें कि हमने दलितों, शोषितों और OBC के लिए ये त्याग किया है। और इसी के तहत ये सारी राजनीति है, सारी कुछ बातें हैं। नियम कानून का जहाँ तक बात है तो ये सवर्णों के खिलाफ कहीं से भी नहीं है। वही सवर्ण डर सकते हैं जो कि गलत करने वाले लोग हैं, अवैध तरीके से जो मनमानी गुंडागर्दी यूनिवर्सिटी में करते रहे हैं। उनको अब लगता है कि इस तरह का कानून बन जाने से हम इसके घेरे में आ जाएंगे। उन्हीं लोगों का विरोध है जो प्रगतिशील लग रहे हैं, जो प्रगतिशील सवर्ण हैं, उनको इस कानून से कहीं कोई दिक्कत न है न रहेगा। आनंद कौशल जी, आप क्या कहेंगे? सीधे सीधे यही आरोप लग रहा है कि बस कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को फ्रेम में ला करके भाजपा अपना खेल खेल। नहीं, भाजपा तो 11-12 वर्षों से खेल खेल रही है। और अभी मैंने किसी सेंट्रल मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना कि ये सवर्ण जातियों के लिए भी, मेरिट को हम इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सवर्णों के लिए भी फायदेमंद है। तो मैं उनके तरफ से जो सवर्णों ने उनको वोट दिया है उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि हमको झूठी तसल्ली न दीजिए, गम में और अब और इजाफा न कीजिए, जिससे आंखों में आ जाए आंसू, वो खुशी लेके हम क्या करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सवर्ण बनाम SC ST बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वैसा कुछ है ही नहीं उस मसले में। उसमें मेन है, मैं बार बार फिर उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि ये जो है एंटी फेडरल, एंटी एकेडमिक, एंटी स्टूडेंट, ये आपको UGC जो बिल लाया गया है, इसमें आप जातियों में बांट कर मत देखिए। वो ठीक है, एक चीज़ लाया गया है, उसमें हम विरोध कर सकते हैं, चूंकि सवर्णों की भी भागीदारी है इस देश में, तो वो विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र में हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे अंदर भी कई गुट हैं, गरम दल, नरम दल, ठंडा दल, बहुत सारी चीज़। तो आप कर सकते हैं, सवर्ण इसमें सड़कों पर आ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, जो करना है उनका अधिकार है। लेकिन हम उससे बड़ी एक अगर दूर से देखें तो पहले जो एकेडमिक काउंसिल फैसला लेती थी, वो UGC फैसला लेगी। मैं बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेरिट के नाम पे बहला फुसलाकर आपको जो और भी पारदर्शिता होती है बहालियों में, वो ख़त्म की जाएगी। 13 रोस्टर क्या है उसमें देखना पड़ेगा। यहाँ मैं बार बार पिक पॉकेट का एग्जांपल देता हूँ कि कोई चोर एक साथ काम नहीं करता है, पहले एक इधर उधर उछल कूद मचा के आपका ध्यान भटकाता है। वो ये सवर्ण बनाम SC ST वही ध्यान भटकाया जा रहा है, पॉकेट मारी जाएगी, फिर सभी छात्रों की यहाँ पे पॉकेट मारी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सब चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए, फिर हम भटके नहीं उस मुद्दे पर। रविंद्र प्रसाद सिंह जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा पे आरोप लग रहा है कि भाजपा जातियों में बांटना चाह रही है और बस ध्यान भटकाना चाह रही है। गलत बात है। भारत के प्रधानमंत्री, और जहाँ तक संघ की बात करता है लोग, संघ का एक ही नारायण है कि एक हो। वो कहता है कि साहब एक बन के रहो, तो हम काहे विरोध करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। UGC एक संवैधानिक संस्था है, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। नहीं इसमें कहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना कहीं गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना कोई राष्ट्रपति कुछ कह रहा है। अरे कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। तो जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। सवर्णों का विरोध नहीं है इसमें। सवर्णों का विरोध कहाँ से है? कोई सवर्ण कहाँ मांस उतर के कह रहा है कि साहब हम आंदोलन करेंगे, हमारा विरोध है? ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार शाही जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी बातें, इतनी सारी चर्चाएं सुनने के बाद अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो पहले ही कहा आपको कि वोट की राजनीति जो है वो किसी भी पार्टी के लिए हो, वोट की राजनीति के लिए कोई राजनीतिक दल की नैतिकता नहीं होती है। और उसको मतलब मुद्दा बना करके ये भविष्य के लिए वोट की राजनीति मतलब के तहत इस बात को मतलब लाया गया है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब माननीय उन्होंने कहा कि मतलब कानून में है, जो कुछ भी आया है उसमें कहीं मतलब सवर्ण का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लाया गया है, उसमें अध्यक्ष से लेकर के जितने भी लोग हैं वो सब राजनीति से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको मतलब एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि देश में जाति के भी बिखराव हो और वोट की राजनीति का फायदा हमको मिले। तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल को समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास,
वो लोग भी उसमें शामिल हैं, उनको भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना करके सामाजिक स्तर पर इस पर फिर से मतलब पुनर्विचार किया जाए और सामाजिक स्तर पर इसका मानदंड स्थापित किया जाए। फेकूराम जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला उपाध्यक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इतनी सारी प्रतिक्रिया सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये सवर्णों के खिलाफ है या भाजपा केवल ध्यान भटकाने के लिए ये प्रोपेगेट करवा रही है? हम न समझते हैं कि ये सवर्ण के खिलाफ है, क्योंकि एक समानता के लिए, छात्र समानता के लिए और खास करके SC ST और OBC इनको अधिकार दिया जा रहा है कि आपके प्रति कोई जुल्म हो, कोई बात हो तो आपका समाज निचले स्तर से आगे ले जा सके, उसमें सूझबूझ के साथ जो सही हो। जब हमारे कुछ लोग बोले हैं थाने के बारे में, वास्तव में अभी जो कमज़ोर लोग हैं, बहुत लोग को थाना भी नहीं लिया जाता है। तो इस माध्यम से हम अगले उच्च स्तरीय लोगों को पहुंचा सकते हैं। एक जैसे दिव्यांग का एक टीम बनेगा, जिसका 4 आदमी का एक बुद्धिजीवी का टीम बनेगा, ST का एक टीम बनेगा, ST का SC का बनेगा, जिसका नेतृत्व किसी तरह की उस पर अत्याचार हो, बच्चे पर, छात्र पर या किसी पर, तो वो बात उठाने के लायक रहे, उसका एक सरकार के साथ वो कुछ बोल सके। इसलिए इस जो अभी UGC का जो 2026 में बनी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये अच्छा है कि इसमें कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, अच्छा है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह आपके पास आते हैं और एक विवाद जो रह गया है कि OBC को इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए सवर्ण इतना उछल रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, ऐसा है निशाश्री जी कि आप जो है सो इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था और इसमें हम लोगों ने देखा था कि समान अवसर केंद्र बनाने की बात है, जो 10 सदस्यीय होगी। 10 सदस्यीय में हम लोगों ने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो अव्वल होगा पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या इस तरह के अन्य विधा में, उसको उसका सदस्य बनाया जाएगा। जो संस्था का प्रधान होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा जो सचिव होगा। और सदस्यता में लिखा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये OBC और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। शुड बी। क्या दिक्कत है इसमें? अगर इसमें देखिए, ये सब जो बनाते हैं लोग, अगर एक सदस्य आप उसमें जो उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर इस 3 के साथ आप गैर रिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी भी आप कर देते, तो एक लड़का अगर वो भी चला जाता उस समिति में, 10 सदस्यीय समिति में, क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे? लेकिन ये जो जब कोई पॉलिटिकल लोग जब घुस जाता है कहीं भी, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उसमें। ठीक ही कहा है कि भाई उसमें भाजपा के लोग ज़्यादा हैं, कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है उसके लोग ज़्यादा होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे भी आप देखिए तो आप 10 सदस्य में उसका अगर हेड होगा, वाइस चांसलर होगा सवर्ण, उसका डीन फैकल्टी जो होगा वो भी सवर्ण होगा, तो मेजॉरिटी तो सवर्णों की हो जाएगी उसमें। तो एक आदमी वहाँ जाके कर क्या लेगा, या 2 आदमी या 3 आदमी? तो देखिए, मानसिकता की बात होती है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था काउंसिलिंग की बात, कि काउंसिलिंग होना चाहिए, वाइस चांसलर का भी काउंसिलिंग होना चाहिए, टीचर्स का। हम लोग क्यों नहीं, हम लोग काहे नहीं भेदभाव किए? हम लोग समाज में, हम लोगों को सारे समाज में लोग जानते हैं। तो क्यों जानते हैं कि वो जानते हैं कि नहीं साहब, ये लोग एक लाइन पर चलने वाले लोग हैं, इस तरह के भेदभाव में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। तो हम लोग कहें, तो कहने का मतलब ये है कि ये काउंसिलिंग जो है सो परिवार से आती है, ये काउंसिलिंग आपको जो है सो, तो ये सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो बातें इसमें लिखी हुई हैं उसमें बहुत स्पष्ट है। ठीक है, ये बात तो मानना पड़ेगा कि हम लोग उस दिन भी कहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन है। अब डिस्क्रिमिनेशन आपने OBC की बात की थी। अब ये देखिए, ये सवाल तो थोड़ा सा गंभीर सवाल है कि आखिर समाज में डिस्क्रिमिनेट कौन हो रहा है।
ये बोल नहीं रहे थे, इनके मुंह से कभी भी ओबीसी नहीं निकल पा रहा था, वो ज़बरदस्ती आप निकलवाई, इसलिए कि डिस्क्रिमिनेट जातिगत आधार पर यहाँ का बेचारा अनुसूचित जाति और जनजाति है, जो ओबीसी भी उसको भले ऊपर से नहीं दिखावे वो, लेकिन आप चले जाइए गाँव में, कोई आदमी जो है सो जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो हमारे भाई हैं उनके यहाँ जाके कोई खा लेगा क्या? तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें ओबीसी बिल्कुल अलग है, वो यहाँ दलितों के लिए, इसलिए बाबा साहब ने क्यों नहीं ओबीसी को रिजर्वेशन दिया मूल संविधान में? इसलिए कि बाबा साहब ये समझ रहे थे कि जो रियल डिस्क्रिमिनेटेड यहाँ पर है जो सोसाइटी, और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के वो बौद्ध धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी दलितों के साथ आप वो दिखावा भले कर लें, लेकिन भेदभाव है और उसको दूर किया जाना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से यही सामने आया कि आज भी जो सप्रेस कम्युनिटी है, चाहे वो महिला हो, विकलांग हो या वो जाति के आधार पर हो, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और शैक्षणिक संस्थानों में, उसमें भी खास करके जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान है जहाँ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, वहाँ इस भेदभाव के चक्कर में कहीं उनका परफॉर्मेंस खराब ना हो, इस वजह से ये कानून, ये नीति जो है वो लाई गई है। और इसका फ़ायदा जो है वो हर एक विद्यार्थी के लिए है, इसको सवर्णों के खिलाफ बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। तो अपना अपना पक्ष हमारे सामने रखने के लिए आज स्टूडियो में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा और आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।